एक समय ऐसा आता है जब हर किसी की जिंदगी में ऐसी स्थिति बन जाती है जब उसे लगता है कि अब लोन लेना ही पड़ेगा। कभी शादी की मजबूरी होती है, तो कभी हॉस्पिटल का खर्च सामने आ जाता है, तो कभी कोई और इमरजेंसी आकर खड़ी हो जाती है। इसी आनंद फानन में हम पर्सनल लोन के बारे में सोचने लग जाते हैं। बिना ज्यादा सोचे, बिना पूरा हिसाब लगाए हम पर्सनल लोन लेने के लिए पहुंच जाते हैं। अब यहीं से शुरू होता है कर्ज का खेल। धीरे धीरे ये जो लोन होता है ये ऐसा लगने लग जाता है जैसे कोई ऐसी स्कीम हो जो जिंदगी के साथ भी चलती है और जिंदगी के बाद भी चलती है। क्योंकि सच आखिर में यही रहता है पर्सनल लोन का कि लेना तो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, लेकिन चुकाना पर्सनल लोन को बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है। और उसमें भी सबसे ज्यादा खतरनाक बात पता है क्या है? पर्सनल लोन लेते वक्त लोग सिर्फ गलतियां ही नहीं करते, स्कैम का भी शिकार हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लोन लेते वक्त कौन कौन से स्कैम्स होते हैं और वो 7 गलतियां कौन सी हैं जिनकी वजह से छोटा सा लोन धीरे धीरे बहुत बड़ा बन जाता है। तो नमस्कार, मैं हूं अश्वनी राजपूत और आप देख रहे हैं उत्तराखंड ब्रॉडकास्ट। सबसे पहले बात करते हैं लोन स्कैम्स की, क्योंकि गलती से पहले तो धोखा समझना जरूरी है। अगर पहले ही धोखा हो जाएगा तो गलती होने का मतलब ही नहीं बनता। तो पहले समझते हैं स्कैम्स क्या होते हैं। तो सबसे नंबर 1, एडवांस फीस वाला स्कैम। सबसे कॉमन स्कैम यही होता है। आपके पास कॉल या व्हाट्सअप आता है कि सर आपका जो है 2 लाख का लोन, पर्सनल लोन अप्रूव हो गया है, बस 2,500 की प्रोसेसिंग फीस है, आप वो भेज दीजिएगा और हम आपका लोन अप्रूव कर देते हैं। यहीं पर लोग फंस जाते हैं। लेकिन इसकी सच्चाई कुछ अलग ही होती है। कोई भी जेन्युइन बैंक या एनबीएफसी लोन देने से पहले एडवांस फीस नहीं लेता है। जैसे ही आप स्कैमर्स को पैसा भेजते हैं, नंबर बंद कर देते हैं, जो ऐप था वो भी डिलीट हो जाता है, व्हाट्सएप बंद हो जाता है, पैसा आपका गायब। तो ये था पहला स्कैम। अब बात करते हैं दूसरे लोन स्कैम की। ना हम कोई सिविल देखेंगे, और ना हम आपकी सैलरी स्लिप देखेंगे, आपको इंस्टेंट लोन दे देंगे, 5 मिनट में लोन अप्रूव कर देंगे आपका। सैलरी स्लिप वगैरह किसी चीज की जरूरत नहीं होती, बस आप खुश हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई इसमें यह है कि जहां आपका सिविल स्कोर चेक नहीं हो रहा, जहां आपकी सैलरी स्लिप नहीं देखी जा रही, वहां या तो स्कैम है या इनलीगल लैंडिंग होने वाली है। ऐसे मामलों में एक चीज और होती है कि आपका बैंक अकाउंट भी रिस्क पर आ जाता है। आजकल आप काफी मामले सुन रहे होंगे कि बैंक अकाउंट जो है फ्रीज कर दिया गया, वो भी इसी में आता है। अब तीसरे स्कैम की बात करते हैं, फेक लोन एप्स, एपीके फाइल्स। कई लोग ऐसे एप्स डाउनलोड कर लेते हैं जो प्ले स्टोर पर नहीं होते। आपने भी जरूर कभी ना कभी किया होगा। लिंक से एपीके फाइल इंस्टॉल करवाई जाती है, लोन का वादा किया जाता है, लेकिन ऐप इंस्टॉल होते ही, जैसे ही आप ऐप इंस्टॉल करेंगे, कॉन्टेक्ट एक्सेस हो, गैलरी एक्सेस हो, सब जो है स्कैमर्स के पास चला जाता है और फिर ब्लैकमेल कॉल्स आती हैं, कई तरह के नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाते हैं। आरबीआई ऐसे ऐप्स को लेकर वार्निंग भी जारी कर चुका है। समझना बस आपको है, क्योंकि ये वार्निंग कोई आज की नहीं है, बहुत पुराने ये स्कैम्स चल रहे हैं। चौथे स्कैम की बात करते हैं, फेक आरबीआई और बैंक के लोगो। कई ऐसी फेक वेबसाइट होती हैं, जैसे आरबीआई और एसबीआई के लोगो जिन पर लगे होते हैं, ऐसी कई सारी फेक वेबसाइट होती हैं। लेकिन ये वेबसाइट होती नकली है। किसी भी एक्टिविटी से पहले, इन वेबसाइट पे जाकर कोई भी एक्टिविटी करने से पहले हमेशा कुछ चीजें जरूर चेक करना। वेबसाइट HTTPS है या नहीं है, प्रॉपर एड्रेस दिया है वेबसाइट में या नहीं दिया है, ऑफिशियल डोमेन पर है या नहीं है। अगर आप ये सब नहीं चेक करेंगे तो आप स्कैमर्स का शिकार हो जाएंगे। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि लोन के नाम पर स्कैम होता कैसे है। अगर आपके पास मतलब आपके साथ भी किसी अलग तरीके का स्कैम हुआ है जो मैंने नहीं बताया, तो कमेंट में जरूर बताना, ताकि और जो लोग हैं और जो यूजर्स हैं वो भी अलर्ट हो जाए। अब मान लेते हैं कि आप स्कैम से बच गए, लेकिन अगर आपने ये 7 गलतियां कर दी तो लोन फिर भी आपको डुबो देगा, बिल्कुल डुबो देगा, अगर आपने फिर भी ये 7 गलतियां कर दी। कौन सी ये 7 गलतियां हैं? सबसे पहले EMI देखकर लोन लेना। पर्सनल लोन लेते वक्त लोगों की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो सिर्फ EMI देखकर फैसला कर लेते हैं। बैंक या लोन जो एजेंट होते हैं वो अक्सर यही लाइन बोलता है कि सर आपकी जो EMI होगी वो सिर्फ 7,200 आएगी, और ये सुनते ही आदमी सोचता है कि इतनी EMI तो हर महीने आराम से भर ही लेंगे। और यहीं पर असली गलती हो जाती है, क्योंकि EMI छोटी होने का मतलब ये नहीं होता कि लोन सस्ता है। चलिए इसे पूरे हिसाब किताब से मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिएगा आपने लोन लिया 2 लाख का पर्सनल लोन, ठीक है। अब ब्याज दर उस पर आई 18% की, और अवधि जो आपने ली वो 3 साल ली, यानी 36 महीने की। इस स्थिति में जो आपकी EMI है वो लगभग 7,230 रुपए बनेगी महीने की। देखने में ये रकम ज्यादा नहीं लगती, बिल्कुल ज्यादा नहीं लगती, लेकिन जब आप 36 महीने तक 7,230 की EMI भरते हैं
तो कुल भुगतान बनता है 2,60,280, यानी सिर्फ ब्याज के रूप में ही आपने करीब 60,000 से ज्यादा रुपए चुका दिए। लेकिन अब कहानी अगर यहां भी खत्म हो जाए तब भी ठीक है, लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। ज्यादातर मामलों में बैंक लोन देते समय प्रोसेसिंग फीस काटते हैं, जो आमतौर पर 4,000 से 6,000 के बीच होती है। इसके अलावा कई बार लोन इंश्योरेंस भी जोड़ दिया जाता है, जिसकी रकम जो होती है वो लगभग 1,000 से 2,000 तक हो सकती है। और अगर कभी 1-2 महीने ईएमआई लेट हो जाती है, मैं आगे बताऊंगा, तो उस पर लेट फीस और पेनल्टी अलग से लगती है। इन सब खर्चों को अगर जोड़ दो तो 2 लाख का ये जो पर्सनल लोन है वो धीरे धीरे बढ़कर 3 लाख, 3,10,000 या 3,20,000 तक पहुंच जाता है। और यही वजह है कि पर्सनल लोन लेते समय सिर्फ ईएमआई देखकर खुश नहीं होना है। सही फैसला तभी होगा जब आप ईएमआई के साथ साथ ये भी देखें कि पूरे लोन पीरियड में बैंक को कुल कितनी रकम वापस करनी पड़ेगी, ईएमआई क्या होगी, लेट पेमेंट फीस क्या होगी, ये सब कुछ। क्योंकि सच्चाई ईएमआई में नहीं है, बल्कि टोटल पेमेंट जो हम करेंगे, रीपे करेंगे, उसमें छुपी होती है। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो पर्सनल लोन लेते वक्त हम लोग करते हैं कि हम अपनी कमाई से ज्यादा की ईएमआई ले लेते हैं। शुरुआत में ईएमआई बहुत आसान लगती है, लेकिन कुछ ही महीनों में वही ईएमआई सिरदर्द बन जाती है। इसे एक आसान उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की मंथली सैलरी 30,000 है, उसने पर्सनल लोन की जो ईएमआई थी वो 12,000 तय कर ली। अब उसे पहली नजर में क्या लगेगा कि यार 12,000 ईएमआई दे दूंगा तो 18,000 तो बच ही रहे हैं। लेकिन असली तस्वीर तो तब सामने आएगी जब महीने के बाकी खर्च सामने आएंगे। हर महीने घर का किराया लगभग 10,000 होता है, बिजली का बिल, मोबाइल और इंटरनेट अगर मिला दिए जाए तो करीब 3,000 रुपए लग जाते हैं, और पेट्रोल और राशन पर 6,000 खर्च हो जाते हैं। ये मैं वो बता रहा हूं जो मिनिमम है, इससे ज्यादा ही हो जाते हैं। यानी कुल मासिक खर्च जो है वो 31,000 से भी ज्यादा हो गया, जबकि इनकम सिर्फ 30,000 ही थी। ऐसे में सबसे पहले ईएमआई पर असर पड़ता है। कभी ईएमआई बाउंस होती है, क्योंकि और कुछ चीजें तो रोक नहीं सकते ना, लेकिन ईएमआई रोक देते हैं, तो कभी उसे देर से भरना पड़ता है। ईएमआई बाउंस होते ही बैंक से 500 से 1,000 रुपए तक की पेनल्टी लग जाती है, वो जो एक्स्ट्रा खर्च में अभी पीछे गिनवा रहा था। और अगर ऐसा बार बार हुआ तो आपका सिविल स्कोर भी खराब होने लग जाता है। इसलिए पर्सनल लोन लेते समय यह बहुत जरूरी है कि ईएमआई आपकी इनकम के 30 to 35% से ज्यादा ना हो। मतलब अगर आपकी सैलरी 30,000 है तो 9,000 से ज्यादा की ईएमआई बिल्कुल मत बनवाना, ताकि बाकी खर्चों के बाद भी ईएमआई समय पर भरी जा सके। आप कर्ज के दबाव में नहीं आएंगे इससे। अब बात करते हैं तीसरी गलती की, प्रोसेसिंग फीस को इग्नोर करना। पर्सनल लोन लेते समय बहुत से लोगों को लगता है कि अगर लोन 2 लाख का अप्रूव हुआ है तो पूरे के पूरे 2 लाख उनके खाते में आ जाएंगे। लेकिन हकीकत जो है वो बिल्कुल अलग सी हो जाती है। कभी कभी ना बैंक लोन जारी करते समय सबसे पहले प्रोसेसिंग फीस काटता है, जो होती है लगभग 4,000 रुपए। इस प्रोसेसिंग फीस पर जीएसटी भी लगता है, जो लगभग अगर 4,000 प्रोसेसिंग फी है तो 720 बैठेगी। इसके अलावा कई बार बैंक या एनबीएफसी के जो लोन होते हैं उनके साथ इंश्योरेंस भी जोड़ देते हैं, जिसकी रकम भी करीब 1,500 रुपए हो सकती है। इन सभी कटौतियों को करने के बाद जो पैसा खाते में आता है वो 2 लाख की जगह होता है 1,93,780। अब यहीं पर सबसे बड़ी बात है जो लोग नजरअंदाज कर देते हैं। भले ही आपके खाते में कम पैसा आया हो, आपके खाते में 1,93,000 समथिंग आया, लेकिन जो बैंक ब्याज लेगा वो पूरे के पूरे 2 लाख पे ही वसूलेगा। यानी आपको कम पैसा मिला, लेकिन ईएमआई और ब्याज ज्यादा रकम पर देना पड़ता है। इसलिए पर्सनल लोन लेते समय सिर्फ ईएमआई या अप्रूव्ड अमाउंट ही नहीं, बल्कि यह भी जरूर देखना चाहिए कि प्रोसेसिंग फीस, जीएसटी और इंश्योरेंस मिलाकर असल में आपके हाथ में कितना पैसा आएगा, क्योंकि यही हिडन चार्जेस आगे चलकर लोन को और महंगा बना देते हैं। अब पर्सनल लोन लेते समय बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर भविष्य में उनके पास एक मुश्त पैसे आ गए, आपने भी कई बार सोचा होगा, तो वो लोन जल्दी बंद कर देंगे और ब्याज बचा लेंगे। सोच बिल्कुल सही होती है, लेकिन गलती भी यही होती है कि लोग प्री पेमेंट जो पेनल्टी होती है उसके बारे में पहले पूछते ही नहीं। एक उदाहरण से समझाता हूं। मान लो आपने कुछ ईएमआई भरने के बाद 2 लाख का लोन था, कुछ ईएमआई भर दी, अब 1 लाख का लोन आउटस्टैंडिंग बचा है और आप ये पूरा पैसा एक साथ चुकाकर लोन खत्म करना चाहते हैं। अगर बैंक ने प्री पेमेंट चार्ज जो है, अगर जमा करते हैं, प्री पेमेंट जो चार्ज है वो 4% रखा है, तो 1 लाख पर आपको 4,000 अलग से पेनल्टी के रूप में देने पड़ेंगे। यानी आप ब्याज बचाने के लिए लोन जल्दी बंद करना चाहते थे, लेकिन उल्टा आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ गए। कई बार लोग इस पेनल्टी की वजह से प्री पेमेंट करने से पीछे हट जाते हैं और मजबूरी में
पूरी अवधि तक ईएमआई भरते रहते हैं, जिससे कुल ब्याज और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए पर्सनल लोन लेते समय ये पहले ही साफ कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि प्री पेमेंट पर कोई चार्ज तो नहीं लगेगा, या लगेगा तो कितना लगेगा। अगर ये बात पहले से पता हो तो आप सही बैंक चुनोगे और भविष्य में पैसा होने पर बिना नुकसान के लोन बंद भी कर पाओगे। पर्सनल लोन लेते समय बहुत से लोग अपना क्रेडिट स्कोर देखना जरूरी नहीं समझते, जबकि यही स्कोर तय करता है कि आपको लोन कितने सस्ते या महंगे ब्याज पर मिलेगा। बैंक और एनबीएफसी सबसे पहले आपका क्रेडिट स्कोर ही चेक करते हैं और उसी के आधार पर इंटरेस्ट रेट आपका तय होता है। अब इसे इस उदाहरण से समझिएगा। अगर आपने 2 लाख का पर्सनल लोन लिया है और आपका क्रेडिट स्कोर है 780, जो एक बहुत अच्छा माना जाता है, इसके आसपास 750 से ऊपर अच्छा माना जाता है, तो बैंक आपको करीब 11% के ब्याज पर लोन दे देगा। इस स्थिति में आपको सामान्य ब्याज जो होगा वो ही देना पड़ेगा और कोई एक्स्ट्रा बोझ आपके ऊपर नहीं आएगा। लेकिन वहीं 2 लाख का लोन किसी ऐसे व्यक्ति को अगर देगा बैंक जिसका क्रेडिट स्कोर 650 है, तो बैंक उसे ज्यादा रिस्क वाला ग्राहक मानेगा और ब्याज दर बढ़ाकर करीब 18% कर देगा। इस वजह से जो पूरा लोन पीरियड है उसे उसमें लगभग 40,000 तक एक्स्ट्रा भुगतान करना पड़ेगा। हालात तो और खराब तब हो जाते हैं जब क्रेडिट स्कोर 600 के आसपास ही हो। ऐसे मामलों में क्या होता है, इंटरेस्ट रेट जो होता है वो लगभग 22% चला जाता है या उससे ज्यादा भी हो सकता है, जिससे वो 2 लाख का जो लोन है उस पर करीब 60,000 तक महंगा उसे ब्याज जमा करना पड़ता है। इसलिए ये साफ है कि क्रेडिट स्कोर खराब होने का मतलब है कि महंगा लोन। पर्सनल लोन लेने से पहले एक बार फ्री में अपना क्रेडिट स्कोर जरूर चेक करना, और अगर स्कोर कम है तो पहले उसे सुधारने की कोशिश करना, उसके बाद लोन लेने जाना। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 6 की, जरूरत से ज्यादा लोन लेना। पर्सनल लोन लेते समय एक आम आदमी जो गलती करता है वो ये है कि इंसान को जितनी जरूरत होती है ना उससे कहीं ज्यादा लोन ले लेता है। अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बैंक ज्यादा रकम ऑफर कर देता है और लगता है कि ईएमआई तो भरनी ही है। अब इसे इस उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपकी असली जरूरत थी सिर्फ 1,20,000 रुपए, लेकिन बैंक ने आपको ऑफर कर दिए 2 लाख का पर्सनल लोन, तो आपने पूरा लोन ले भी लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जरूरत से 80,000 ज्यादा रुपए उधार ले लिए। अब ये 80,000 फ्री का पैसा तो है नहीं। अगर लोन 3 साल के लिए लिया गया है तो इसी अतिरिक्त 80,000 पर आपको करीब 35,000 से 40,000 तक का ब्याज अलग से देना पड़ेगा। यानी जो पैसा आपकी जरूरत के लिए था ही नहीं, वही पैसा आगे चलकर आपकी जेब पर सबसे भारी पड़ेगा। कई लोग इस एक्स्ट्रा रकम को शौक पूरे करने के लिए मोबाइल, घूमने या गैर जरूरी खर्चों में पूरे के पूरे उड़ा देते हैं, लेकिन उसकी ईएमआई अगले कई सालों तक भरनी पड़ती है। इसीलिए पर्सनल लोन लेते समय ये बहुत जरूरी है कि आप सिर्फ उतना ही लोन ले जितने में वास्तव में आपको जरूरत है, जितने लोन की। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 7, एग्रीमेंट बिना पढ़े साइन कर देना। पता है, जब भी आप कभी पर्सनल लोन लेने गए होंगे तो सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक गलती पता है क्या करते हैं हम लोग, कि लोन एग्रीमेंट को ठीक से पढ़ते नहीं, बिना पढ़े ही साइन कर देते हैं। बैंक या एजेंट जो फॉर्म है आगे बढ़कर कह देता है कि ये बस फॉर्मेलिटीज है, और हम जैसे लोग आम आदमी सिग्नेचर कर देते हैं। लेकिन इसी एग्रीमेंट के छोटे छोटे अक्षर यानी स्मॉल टेक्स्ट में कई ऐसी शर्तें छुपी होती हैं जिनका असर आगे चलकर सीधे आपकी जेब पर पड़ता है। इन्हीं शर्तों में है लेट फीस, लीगल चार्जेस और रिकवरी क्लॉज जैसी बहुत ज्यादा जो काम की बातें वो इन्हीं में लिखी होती है। अगर कभी ईएमआई देर से गई तो भारी लेट फीस कितनी लगेगी, मामला ज्यादा बिगड़ा तो लीगल चार्जेस कितने जोड़ेंगे, और रिकवरी क्लोज के तहत बैंक रिकवरी एजेंट भेज सकता है या नहीं, इन सब का जिक्र एग्रीमेंट में पहले से ही होता है। लेकिन लोग उसे पढ़ते नहीं है तो पता भी नहीं होता। बाद में जब समस्या आती है तब समझ में आता है कि शर्तें कितनी सख्त थी। इसलिए पर्सनल लोन लेते समय हमेशा याद रखना कि एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़ने में लगने वाले जो ये 5 मिनट हैं वो आगे के 5 साल की परेशानी से बहुत ज्यादा सस्ते हैं। अगर कोई बात समझ में ना आए तो उसी वक्त बैंक से साफ साफ पूछिए, क्योंकि एक बार साइन करने के बाद शर्तों से बचना बिल्कुल आसान नहीं होता, आपको वो शर्तें पूरी करनी ही पड़ती हैं। देखिए, पर्सनल लोन लेना गलत नहीं है, किसी को कभी भी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन गलत कब हो जाता है जब बिना कैलकुलेशन, बिना स्कैम अवेयरनेस और बिना समझ के लिया गया जो लोन होता है ना वो आपको कर्ज में फंसा देता है। अगर लोन लेने से रिलेटेड आपका भी कुछ बुरा अनुभव रहा है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, इससे और लोगों को भी स्कैम से बचने में मदद मिलेगी। साथ ही अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें
और ऐसे और ज्यादा कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।